ये स्टोरी एक ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट की है जो कि एक ऐसे वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है जिससे कि वो पहले नहीं खेल सकता था। अब देखना ये है कि किस प्रकार वो बड़ी से बड़ी ताकतवर मॉन्स्टर को अपनी स्वॉर्ड की मदद से हराएगा। एनिमे की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए होती है जिसके पास में एक नया वर्चुअल रियलिटी हेडसेट होता है। ये किस प्रकार की गेम खेलने जा रहा है जो कि इसको रियलिटी से एक दूसरी ही दुनिया में ले जाएगी। कैरेक्टर का नाम रेजी होता है और रेजी को ये गेम काफी दिनों बाद मिली है। ये गेम बहुत पहले ही रिलीज हो चुकी थी। इसके काफी सारे दोस्त अभी ये गेम खेल रहे हैं। अभी उनके साथ प्ले करने के लिए जा रहा होता है। वो उस वर्चुअल रियलिटी हेडसेट को ऑन कर लेता है, खुद को एक लाइब्रेरी में पाता है। उसके सामने एक एआई कैट होती है जो कि स्टार्टिंग विंडो की तरह ही काम करती है, जिसका नाम चेसर होता है। वो उससे बोलता है कि तुम इस दुनिया के अंदर गेम प्ले करने आए हो तो मैं तुम्हारे कैरेक्टर को रीसेट करना एक बार सिखा देता हूँ। तुम इसे जिस मर्जी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो और साथ ही में वो उसे कुछ गियर्स भी देता है जिसके अंदर एक एम्ब्रियो नाम का पेंडेंट भी होता है। इसकी मदद से वो अपनी गेम लाइफ को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से प्ले कर पाएगा। ये एम्ब्रियो जो है इसी के ही साथ में इवॉल्व करता रहेगा जैसे जैसे वो ताकतवर बनता जाएगा। उसके बाद में वो एआई कैट जो होती है वो उससे कहती है कि अब तुम्हें एक ऐसी जगह को चुनना होगा जिसके अंदर तुम स्पॉन होना चाहते हो। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कंट्रीज हैं जिसके अंदर में से वो जो भी चुनेगा उसे वहीं पे भेज दिया जाएगा। उसे थोड़ा समय लगता है बट वो एक अच्छी कंट्री को चूज कर लेता है। अब वहीं पे एआई कैट बताती है कि अब उसे उसकी कैपिटल के अंदर भेजा जाएगा तो वो तैयार हो जाए। रेजी उससे पूछता है कि हम अपनी जॉब्स कैसे चुन सकते हैं, जिसपे वो कहता है यहाँ पे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है, तुम यहाँ पे जो भी करना चाहो तुम कर सकते हो। चाहे तुम यहाँ पे विलन बनना चाहो, चाहे तुम हीरो बनना चाहो, तुम्हें यहाँ पे छूट मिली हुई है कुछ भी करने की। ये बात सुनते ही रेजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है पर उसे पृथ्वी के ऊपर फेंक दिया जाता है। वो गिर रहा होता है, उसकी चीखें निकल जाती है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, पर उसकी आंखें खुलती है, वो सही सलामत होता है। वो आसपास में देखता है, उसे सिटी दिखाई देती है। वो सिटी के अंदर जाता है। वो यहाँ पे अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए आया था क्योंकि वो भी यहाँ पे गेम खेल रहा होगा। वो उसी ही फाउंटेन के पास जाता है जहाँ पे कि उसके भाई ने उसे बुलाया होता है। एक लड़की काफी जोर से आती है, उसे टकरा जाती है जिससे कि वहां पे हमारा रेजी जो होता है बेहोश हो जाता है। लड़की उसे हील करती है। वो लड़की जो है वो सिटी की वाइस पैलेडिन है। वो उसे रिवाइव करते हुए कहती है कि तुम मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, जिसका कि नाम लिलियाना होता है। लिलियाना उसे बताती है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रही है जो कि गायब हो चुकी है। वो चाहती है कि वो भी उसे ढूंढने में मदद करे। वो उसे अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है, अगर वो मिल जाती है तो वो लिलियाना से वापस से कांटेक्ट कर सकता है, वो उसे अच्छी रकम भी देगी। ये बात सुनते ही रेजी जो था काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक बड़े लेवल का क्वेस्ट मिल चुका है जो कि लेवल 5 का क्वेस्ट होता है। किसी भी न्यू पर्सन को गेम में आते ही क्वेस्ट मिलना काफी ज्यादा हार्ड होता है बट इसे आसानी से मिल चुका है। वो भी एक जगह पे खड़ा हो जाता है और वो हैरानी से सोचता है लेवल 5 का क्वेस्ट तो यार बड़े बड़े प्लेयर्स को भी नहीं मिलता, मुझे कैसे मिल गया, जरूर कोई गड़बड़ है। वो अपने भाई को ढूंढने के लिए फाउंटेन के पास जाने लग जाता है। साथ ही में वो यहाँ पे ये चीज भी नोटिस करता है कि यहाँ के जो एनपीसीज है वो काफी ज्यादा ह्यूमंस की तरह ही लगते हैं, यानी कि गेम में मोटा खर्चा हुआ है। फाउंटेन के पास देखता है कि मेरा भाई कहाँ पे है, उसका भाई दिखाई नहीं पड़ता। आसपास में वो काफी देर तक ढूंढता है पर एक बीए की कॉस्ट्यूम पहना हुआ इंसान आगे आता है और खुद का नाम शू बताता है। कहता है छोटे आज तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसके ऊपर रेजी बताता है तो आप ही मेरे भाई हो, या आपने किस प्रकार की कॉस्ट्यूम पहनी है, जिसमें बताता है तुम मेरी फिक्र मत कर, तू आया किस लिए है वो बता। जिसके ऊपर रेजी बताता है कि मुझे थोड़ी देर पहले लिलियाना ने एक क्वेस्ट दिया था जिसके अंदर कि मुझे उसकी बहन को ढूंढना है। ये मुझे क्वेस्ट काफी ज्यादा हार्ड लग रहा है, आपका इस पे क्या कहना है। जिसके ऊपर उसका बड़ा भाई शू कहता है कि ये जो क्वेस्ट है ये तुम्हें काफी सही वक्त पे मिला है, इसकी बहन को ढूंढने के लिए काफी सारी और भी गिल्ड्स आगे गई होंगी, अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो लिलियाना तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने लगेगी और इस प्रकार तुम सिटी के अंदर एक प्रोमिनेंट फिगर बन सकते हो। वो उसके पीछे देखता है जहाँ पे कि उसकी बहन को ढूंढने का एड्रेस लिखा हुआ है। वो देखता है कि ये तो इस सिटी के बाहर का एड्रेस है जो कि एक रूइन के पास में पड़ता है। वो जगह जो है पूरे तरीके से मॉन्स्टर से घिरी हुई होगी, अगर वहां पे रेजी जाएगा तो वो पक्का मारा जाएगा। उसका बड़ा भाई शू जो होता है उसे जाने के लिए मना कर देता है बट रेजी वहां पे जाके उसकी बहन को ढूंढना चाहता था। साथ ही में शू से ये भी बताता है कि एक बार यहाँ पे कोई एनपीसी मर गया तो वापस कभी जिंदा नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा कम ही एनपीसीज देखने को मिलेंगे जो खुद की थिंकिंग रखते होंगे जैसे कि लिलियाना रखती है। ये बात सुनते ही रेजी हैरान हो जाता है, इसका मतलब है कि अब तो हमें लिलियाना की बहन को बचाना ही होगा। अब वो
दोनों रूबिन के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो रूबिन के पास में पहुंचते हैं उसी समय शू जो होता है काफी सारी आइटम्स निकाल के रेजी को दे देता है जिससे कि रेजी खुद की जिंदगी बचा सके। उसमें एक ऐसा एमुलेट भी होता है जो कि किसी भी एक अटैक को मॉन्स्टर के रोक सकता है बिना कोई डैमेज खाए। वहीं दूसरी तरफ रेजी जो होता है उससे पूछने लग जाता है अगर हम ये क्वेस्ट पूरा कर लेते हैं तो क्या हमें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, जिसके ऊपर शू कहता है कि हाँ, लिलियाना एक वाइस प्रेसिडेंट है वो इस जगह की, तो शायद से बिल्कुल। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं काफी सारे मॉन्स्टर लिलियाना की तरफ बढ़ते तो हैं बट वो उनको खत्म कर दी जा रही होती है। मॉन्स्टर की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हमें लिलियाना को दिखाते हैं जो कि लिलियाना की सिस्टर होती है। वहीं मॉन्स्टर काफी ज्यादा बढ़ रहे थे इसीलिए बीच में आ जाता है शू। अपनी गन की मदद से वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। वहीं पर रेजी आके उसे बताता है कि हम उसे यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं, वो उनके पीछे खड़ी रह सकती है। उसी समय लिलियाना उनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है। उसका लेवल 201 होता है। ये देख के तो रेजी खुद भी हैरान था। शू को ये बात पता चलती है। शू वहाँ पे तैयार होता है सामने से आने वाले मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, बट सभी हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से एक वॉर्म बाहर निकल के आता है जिससे कि शू फाइट तो कर रहा था और वो उसे लगभग हरा ही देता है। पर दूसरी ही तरफ हमें एक और मॉन्स्टर को आते हुए दिखाया जाता है जो कि जमीन के अंदर से आता है। अब उनके सामने दो मॉन्स्टर हो चुके थे, वो भी वॉर्म टाइप के। उनसे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था, फिर भी शू उन दोनों से फाइट करने के लिए आगे जाने की बात करता है। वो खुद को पूरे तरीके से चार्ज करता है बट उसी समय वहां पे मारा जाता है। रेजी आगे जाके फाइट करने की कोशिश तो करता है बट बीच में लिलियाना आके उसे बचा लेती है क्योंकि उसे भी पता है कि इसका लेवल 0 है और इन मॉन्स्टर्स का कुछ भी नहीं कर सकता है। बट अगर वो उसकी छोटी बहन को लेके यहाँ से निकल जाएगा तो उसकी आभारी रहेगी कि उसने उसकी बहन की जान बचाने की कोशिश की। उसी समय रेजी उसकी बहन को लेके भागने लग जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों आई थी, उसकी वजह से कितने लोगों की जान खतरे में पड़ चुकी है। जिसके ऊपर लिलियाना की जो छोटी बहन होती है वो बताती है कि आज लिलियाना का बर्थडे है और वो उसे बेरीज का केक बना के खिलाना चाहती थी, पर सिटी की सारी बेरीज खत्म हो चुकी थी इसलिए वो यहाँ पे बेरीज लेने के लिए आई थी बट मॉन्स्टर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। रेजी अब कुछ नहीं कह पाता, सामने ही एग्जिट था, वो काफी तेजी से भागने लग जाते हैं बट मॉन्स्टर का अटैक आ जाता है इसलिए वो उससे बचता है। और अब वो वहां पे लिलियाना की छोटी बहन को कहता है कि तुम्हें यहाँ से खुद भागना पड़ेगा, मैं इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा। अब वो रेजी की बहन को ले जाता है एग्जिट की तरफ और पेड़ के पास छोड़ते हुए एक एमुलेट देता है जिससे कि वो अटैक को रोक सकती है। उसे तेजी से भागने के लिए कहता है जब वो उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगा। लिलियाना की बहन ऐसा ही करती है बट रेजी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और लिलियाना की बहन अब भाग नहीं पाती। वहीं पे दूसरी तरफ रेजी काफी सारे हेल्थ पोशन लेता है और खुद को ठीक करता है। वो उसे वापस से भागने के लिए कहता है बट वो मॉन्स्टर उसी की ही बहन के पीछे भागने लग जाता है। अब वो लिलियाना की सिस्टर को बचाने के लिए आगे कूदता है और उसे बचा भी लेता है। वो दोनों सेफ होते हैं। मॉन्स्टर का अटैक उस पर काम नहीं आता क्योंकि एमुलेट का यूज हो चुका था। अब रेजी सोच में पड़ जाता है कि मॉन्स्टर उसी के ही सामने है और वो दोनों यहाँ पे मरने वाले हैं। वो लिलियाना की बहन को ऐसे मरने नहीं दे सकता है। उसके हाथ पे रखे एम्ब्रियो को वो कहता है कि मेरी जिंदगी तुमसे ही जुड़ी हुई है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को बचाने में मेरी मदद करो, मैं चाहता हूँ कि मैं इस लड़की को बचाऊं। वो इतना जोर से चिल्लाता है कि जैसे ही मॉन्स्टर आगे की तरफ अटैक करने आता है एक प्रोटेक्टिव शील्ड उनके आसपास में बन जाती है जिससे कि उस मॉन्स्टर के अटैक का उनके ऊपर कुछ असर नहीं होता। रेजी के हाथ से एम्ब्रियो अब गायब हो चुका होता है। अब वो एक लड़की के आकार में आ जाता है। रेजी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि कैसे एम्ब्रियो एक लड़की में कन्वर्ट हो चुका है। वहीं पे वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लड़की का नाम नेमेसिस होता है। नेमेसिस उसे कहती है कि अभी वो उसकी मदद करेगी। वो एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर थी और उसे कहती है कि पूरे दृढ़ संकल्प से वो इस मॉन्स्टर को खत्म कर दे। ऐसा ही वो करता है। वो अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है। वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। बड़ी ही आसानी से उसने मॉन्स्टर को हरा दिया होता है नेमेसिस की मदद के साथ में। नेमेसिस उसे बताती है कि उसने उसी के ही साथ में जन्म लिया है, वो उसका मास्टर है। वहीं लिलियाना जो होती है अपनी बहन से मिलती है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे उनके पीछे से शू भी आ चुका होता है। वो सभी लोग जिंदा होते हैं। शू अपना लोर बताता है कि कैसे वो जो मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था तब वो पृथ्वी को खोद के आ गया था। उन्हें अब बेरीज मिलती है। बेरीज खा के वो खुश तो थे। नेमेसिस कहती है इतने बड़े मिशन के लिए सिर्फ बेरीज ही मिलेंगी। दूसरी तरफ शू बताता है कि उसने सिटीज की सारी बेरीज खरीद ली होती है। इसका मतलब है कि वहां पे लिलियाना की बहन बेरीज क्यों ढूंढने गई थी, वो भी इसी की ही वजह से, क्योंकि इसने सारी बेरीज को खरीद लिया होता है। वहीं पे हमारा रेजी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है बट अब कुछ कर नहीं सकते थे। काफी सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में बात करते हैं कि कैसे लिलियाना की बहन को और लिलियाना को मारने के लिए उन्हें कितना अच्छा ट्रैप बनाया था, पर एक 0 लेवल के प्लेयर ने बीच में आके उनके उस ट्रैप को पूरे तरीके से बेकार कर दिया। अब उन्हें कुछ और नई चीज ढूंढनी पड़ेगी। इसी दौरान
दौरान हमारा सीन शिफ्ट होता है। काफी समय बीत चुका होता है। एक रात के दिन हमें दिखाया जाता है कि तीनों बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं, पर उसी दौरान रेजी की स्क्रीन पे वार्निंग आती है। शू बताता है कि उसे रियलिटी वर्ल्ड के अंदर किसी चीज की कमी होगी, इसलिए वो वार्निंग आ रही है। रेजी कहता है कि उसे वॉशरूम जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ नेमेसिस उसे जाने से मना करती है क्योंकि उसे खाना खाना है। अगर वो ऑफलाइन गया तो नहीं खा पाएगी, बट रेजी हकीकत में ऑफलाइन चला जाता है। जब तक वो ऑनलाइन आता है, शू ने सारा खाना खा लिया होता है और इसी वजह से अब हमारी नेमेसिस भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो उदास हो चुकी थी, पर शू वापस से और खाना ऑर्डर कर देता है, जिससे कि वो खुश हो जाती है और पेट भर करके खाना खाती है। वहीं रेजी जो होता है वो शू से काफी तरह के क्वेश्चंस पूछता है कि आखिरकार ये एम्ब्रियो क्या चीज है, जिसके ऊपर वो बताता है कि इनकी भी रैंक होती है और जो तुम्हारे पास एम्ब्रियो है ये हाइब्रिड मेडन टाइप का है। ये तुम्हारे ही साथ में इवॉल्व करता जाएगा। जितने ज्यादा ताकतवर तुम बनोगे, तुम्हारा एम्ब्रियो भी उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। इस समय वो नेमेसिस की ही बात कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ रेजी उससे पूछता है कि आखिरकार लिलियाना तुम्हारी तरफ इतनी ज्यादा हॉस्टिल क्यों थी, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। जिसके ऊपर शू बताता है कि ये बहुत समय पहले की बात है। एक समय यहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जो कि दो राज्यों के बीच में था। उस समय प्लेयर्स ने हिस्सा तो लिया था, पर उस दौरान राजा ने उन प्लेयर्स को कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया था। इसलिए अभी कुछ समय पहले होने वाले युद्ध के अंदर प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, जिससे कि इस देश के राजा को लेकर सेनापति और काफी सारे और भी नाइट्स एंड सोल्जर्स मारे गए। इसी वजह से लिलियाना जो है उससे गुस्सा है। वो अब टॉप 3 पावर्स के बारे में बताता है, जो कि एक किंग है, तो कोई एक गिल्ड लीडर है, तो कोई एक प्रिस्टेस है। ये सभी लोग इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ये आपस में फाइट करते रहते हैं टॉप पावर्स के लिए। इसी दौरान उन्होंने ये सोचा कि हम एक राज्य पे भी हमला करना चाहिए। राज्य पे हमला करते दौरान कुछ और राज्य भी साथ में आ गए, जिससे कि इस राज्य की हालत काफी ज्यादा बेकार हो चुकी है। धीरे धीरे करके ये राज्य काफी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है और अब पता भी नहीं है कि ये राज्य कितने और समय तक टिकने वाला है, क्योंकि इसकी आधी से ज्यादा पावर तो खत्म हो चुकी है। इसी वजह से काफी सारे ताकतवर प्लेयर्स जो कि इस सिटी को बचा सकते हैं और कंट्री को, वो इस कंट्री को छोड़ के जा रही हैं। इसकी पावर कम होती जा रही है और इसी दौरान लिलियाना के फादर भी एक फाइट के अंदर मारे गए थे। इसी वजह से वो सारे प्लेयर्स से नफरत करती है, क्योंकि हम प्लेयर्स की वजह से ही उसे ऐसा लगता है कि सिटी की हालत हो रही है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा उनकी तरफ गुस्से में रहती है। रेजी जो होता है वो वादा करता है कि वो इस जगह को बचा के रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो इसी ही कंट्री के अंदर आया था। अब वो जॉब्स को लेके बात करते हैं। उसे पता चलता है कि लाखों प्रकार की जॉब होती है, इसलिए उसे एक जॉब चुननी पड़ेगी। वो पहले दिन की जॉब को चुनता है, जिसके लिए कि उसे 2000 कॉइन देने पड़ेंगे। साथ ही में उसे किसी मशहूर नाइट की इजाजत भी लेनी पड़ेगी, यानी कि एक तरीके का रिकमेंडेशन लेटर, जिसकी मदद से वो एक पैलेडिन बन सकता है। शो उसे ये सारी बातें बता देता है और वो यहाँ से निकल जाता है। निकलने से पहले वो उसे बताता है कि जिस वॉर्म को उन्होंने खत्म किया था उससे उन्हें 4000 कॉइन तो मिल जाएंगे। इसकी मदद से वो पैलेडिन बनने का सपना अपना पूरा कर सकता है। पैलेडिन वैसे एक हाई रैंक जॉब होती है। वहीं दूसरी तरफ वो लिलियाना से मिलता है, जो कि एक मशहूर नाइट है और वो उसका रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए यहाँ पे आया होता है। लिलियाना जो होती है उसे अपना रिकमेंडेशन लेटर दे देती है और इस प्रकार से हमारा रेजी जो होता है वो एक पैलेडिन बन जाता है। शू ये देख के काफी ज्यादा खुश था और वो वहां से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि कैसे रेजी जो होता है काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। एक खाली मैदान के अंदर उसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है। दूर खड़े हमें एक प्लेयर को दिखाया जाता है जो कि कुछ गॉब्लिन से फाइट कर रहा था। उसकी मदद करने के लिए रेजी जो होता है अपने हीलिंग पावर के इस्तेमाल करता है और उन्हें दूर से हील करने लग जाता है, क्योंकि वो दूसरों के बैटल के बीच में नहीं जा सकता है। वो प्लेयर्स भी सारे गॉब्लिन्स को हरा देते हैं और उसे शुक्रिया कहते हैं। आदमी अपना नाम रॉक बताता है और दूसरी तरफ एम्ब्रियो जो होती है वो अपना नाम बेबीलोन बताती है। ये दोनों यहाँ पे आए हुए हैं मॉन्स्टर को हंट करने के लिए। नेमेसिस बेबीलोन के पास जाती है और वो देख के हैरान थी कि तो एक तरह की गार्डियन एम्ब्रॉय है, पर तब भी ये एक ह्यूमन की फॉर्म ले सकती है। वो काफी ज्यादा खुश भी थी अपने जैसे लोगों को देख के, साथ ही में उसकी बॉडी शेप भी काफी ज्यादा अच्छी थी। रेजी भी उसे देख के हैरान था। वहीं बेबीलोन जो होती है वो बताने लग जाती है कि उसकी जो बॉडी है वो उसे काफी अच्छे तरीके से मिली है, क्योंकि उसके पास में जो भी चीज है वो टॉप नोच की है। वहीं दूसरी तरफ रॉक उसे रोक लेता है और उन्हें एक नाइट पे लेके चलता है। वो उनका फेवरेट खाना उन्हें खिलाता है। वो आपस में काफी समय तक बात करते हैं और बाय एक दूसरे को कर देते हैं। बाद में वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे जंगल के अंदर रेजी जो होता है वो नेमेसिस के साथ में हंट कर रहा होता है यहाँ के बीस्ट को। पर तभी उसके पास में एक अटैक आता है। वो उस अटैक को बड़ी मुश्किल से रोकता है, वो भी अपनी नेमेसिस को आगे करते हुए। उस अटैक के अंदर से लाइटनिंग एनर्जी बाहर निकल रही होती है
रेजी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये अटैक किया किसने होगा। उस अटैक को वो काफी समय तक रोक के रखता है, तब जाके वो खत्म होता है। वो आसपास चीजें नोटिस करता है, उसे चिल्लाने की आवाज आती है। जिधर से चिल्लाने की आवाज आती है रेजी वहीं भागता है। वो काफी तेज स्पीड में होता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार यहाँ पे कौन सा सेशन आ गया है जो कि सभी प्लेयर्स को मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो आगे जाता है उसके ऊपर एक फायर शॉट आता है। वो उसे रोकने की कोशिश करने ही वाला था कि उसी दौरान पूरे जंगल के अंदर एक अटैक आके लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पे रेजी आंखें खोलता है। रेजी सोच में पड़ जाता है कि अब उसे 24 घंटे इंतजार करना होगा। जैसे ही वो गेम में आता है वो सामने नेमेसिस को पाता है। नेमेसिस रोने लग जाती है कहते हुए अच्छा है कि वो एक एनपीसी नहीं है, अगर वो एनपीसी होती तो वो भी मारी जाती और वो फिर रेजी से कभी भी मिल नहीं पाती। ये कहते हुए काफी जोर जोर से रोती है। रेजी उसे शांत कराते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों ताकतवर बनेंगे और इस तरह के विलन से हम जरूर मुकाबला करेंगे। नेमेसिस भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो दोनों बात करते हैं कि अब हम जंगलों के अंदर अटैक नहीं करने वाले हैं, ना ही हंट करने वाले हैं। इस बार हम लेब्रिंथ चलेंगे। वो लेब्रिंथ की तरफ जाते हैं। इस बार उन्होंने एक परमिट भी लिया होता है लेब्रिंथ के अंदर एंट्री के लिए, जो कि उन्हें पूरे 1 लाख कॉइन का पड़ा होता है। अब रेजी जो होता है वो गेट के पास पहुंच जाता है। वो अपने परमिट को बाहर निकाल के उन्हें दिखाने की कोशिश करता है जिससे कि उसे एंट्री मिल जाए, पर नाइट कहते हैं कि आप तो पहला दिन हो, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुन के रेजी रोने लग जाता है। रेजी कहता है कि उसने फालतू में ही पैसे वेस्ट किए, अंदर काफी प्रकार के ज़ॉम्बी होते हैं और वो अब उनसे फाइट करने लग जाता है। वो नेमेसिस का इस्तेमाल करता है। नेमेसिस को काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है ज़ॉम्बीज के ब्लड से और वो उसे दूर जाने को कहती है। अब वो एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे कि अंधेरा ही अंधेरा होता है। वहां से एक अटैक काफी तेजी से आता तो है पर उसे रेंजी रोक लेता है। वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। वो अटैक को करने वाला पर्सन भी अब आगे आता है जो कि एक प्लेयर होता है, ना कि कोई एनपीसी। वो जैसे ही उसके सामने आता है उसका नाम फिगारो होता है। फिगारो को देख के रेजी हैरान हो जाता है। वो समझ चुका था ये टॉप का प्लेयर है। फिगारो जो होता है उससे माफी मांगता है कि उसने बिना देखे ही उसे मॉन्स्टर समझ लिया था, उसे वो माफ कर दे। रेजी उसे माफ कर देता है। वो एक जगह बैठते हैं, वो आपस में बात करते हैं जहाँ पे कि फिगारो बताता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रेजी बताते हैं कि बाहर असैसिन है, इसी वजह से मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को हंट करने आया हूँ। फिगारो बताता है कि वो कब के खत्म हो चुके हैं, तुम बाहर जाके मॉन्स्टर को अब हंट कर सकते हो, तुम असैसिन्स की चिंता मत करो। ये बात सुन के वो हैरान होता है। साथ ही में उसे ये बात पता चलती है कि अब उसका लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। फिगारो वहां से निकल जाता है ये कहते हुए कि तुम्हें अपने लेवल को जल्द ही बढ़ाना होगा, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, तुम भी उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना। वहीं दूसरी तरफ रेजी जो होता है बाहर आता है, नेमेसिस को साफ करने लग जाता है। नेमेसिस कहती है कि मॉन्स्टर का ब्लड काफी ज्यादा बेकार है, मेरे में से अभी भी बदबू आ रही है। वहीं दूसरे दिन वो अपने बाकी के फ्रेंड से मिलने की बात करता है जहाँ पे कि वो रॉक से और बेबीलोन से मिलता है। उन्हें ये बात पता चलती है कि सभी असैसिन्स को मार दिया गया था, जैसे ही हमारा रेजी मारा गया था उसके 1 से 2 दिन के अंदर ही। ये बात सुनकर रेजी हैरान होता है। वो जानना चाहता था कि इतने सारे असैसिन्स को मारने वाला वो पर्सन है कौन। रेजी को ये बात भी पता चलती है कि और भी जगहों पे काफी सारे असैसिनेट अटैक हुए थे और उसमें काफी सारे प्लेयर मारे भी गए थे। उसी दौरान से ये बात भी पता चलती है कि 2 किंगडम को जोड़ने वाली पहाड़ियों के पास में भी अटैक हुए होते हैं, पर उन सभी असैसिन्स को मार दिया गया है काफी सारे लोगों की मदद से। वो लोग आखिरकार कितने ज्यादा पावरफुल होंगे जिन्होंने कितने सारे असैसिन को मार दिया था। उसी दौरान वहाँ पे एक मैरी नाम की लड़की आती है जो कि उन सभी को सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो इस किंगडम की जर्नलिस्ट है और उसके पास में काफी सारी न्यूज भी है, पर वो कुछ रकम लेगी उसके बदले में। वो लोग तैयार हो जाते हैं। वो जानना चाहते थे कि उन सभी को किसने मारा है। मैरी जो होती है उसे बताने के लिए तैयार थी। वो अलग अलग तरह के क्रिमिनल वाले ग्रुप्स का नाम लेती है जो कि क्राइम को एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार किंगडम के ऊपर अटैक काफी सारी जगहों से हुए होते हैं, इसी वजह से काफी सारे असैसिन्स भी थे, पर उन सभी को यहाँ पे मार दिया गया था 4 पावरफुल प्लेयर्स की मदद से। ये बात जान के वो लोग हैरान थे, आखिरकार ये चारों ताकतवर आखिरकार है कौन। अब वो उन्हें वही रिकॉर्डिंग दिखाती है जो कि उसकी एक क्रिस्टल बॉल के अंदर कैद हो रखी होती है। वो उस क्रिस्टल बॉल को आगे करती है और उनके सामने एक पूरी पेशकश तैयार करती है, जिसके अंदर हमें दिखाते हैं कि एक नाइट बच के भाग रहा होता है कुछ असैसिन्स से, पर उसके सामने एक बहुत बड़ा नाइट आ जाता है और वो जो नाइट था वो उसे एक ही बार में खत्म करने की ताकत रखता था। वो बाकी के असैसिन्स कहते हैं कि इसे खत्म कर दो। वो बड़ा सा नाइट जो होता है उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है उस छोटे नाइट का, वो एक ही अटैक में उसे खत्म कर देता है। बाकी के असैसिन्स कहते हैं कि अब हमें दूसरी जगह चलना चाहिए, पर उस बड़े नाइट के पास में काफी सारी नोटिफिकेशन आ रही होती है कि एक एक करके उसके जितने भी साथी हैं वो सभी मर रहे हैं। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। तभी एक अटैक आता है, मिनियन असैसिन्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब जो सबसे ताकतवर असैसिन बचा होता है उसको फिगरो आके निपटाने की बात करने
लग जाता है। फिगरो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है, अगर तुम यहाँ से हट जाओ तो हमारे बीच फाइट नहीं होगी, जिसके ऊपर वो असैसिन भी मान जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि वो फिगरो को नहीं हरा सकता है। उसके पास में सिर्फ डिफेंस की ताकत है। वो लोग एक एग्रीमेंट साइन करते हैं फाइट ना करने का, उसके ऊपर वो असैसिन साइन भी कर देता है। फिगरो वहाँ से जाने लग जाता है, पर जैसे ही वो उस असैसिन के एक रेंज में आता है तब वो एक फॉर्मेशन के अंदर बंद हो जाता है, जिससे कि अब उस असैसिन के जितने भी डिफेंस के स्टेट हैं वो अटैक में बदल जाएंगे और वो फिगरो को खत्म कर पाएगा। पर फिगरो के ऊपर उसके इस अटैक का कुछ भी असर नहीं होता है। वो बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और उस असैसिन को अपनी चैन के बीच में बांध लेता है और वो उसका गला खींचते हुए उसको खत्म कर देता है। वो बड़ी आसानी से उस असैसिन को मार देता है, जिससे कि जैसे ही वो वहां पे मारा जाता है फिगरो आगे की तरफ बढ़ जाता है। फिगरो ने काफी आसानी तरीके से इसको खत्म कर दिया था। ये देख के वो सभी लोग हैरान थे कि फिगरो कितना ही ज्यादा ताकतवर है, उसे हराना नामुमकिन सा है। तभी मैरी जो होती है बाकी के लोगों को भी दिखाती है, जैसे कि एक क्लैन जो थी वो अपने प्रिस्टेस को आगे लेके आती है। प्रिस्टेस अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि उसके जो सामने के जितने भी एनिमीज होते हैं वो सारे ब्रीथ नहीं कर पा रहे होते हैं। उसी दौरान प्रिस्टेस की एक साथी आती है जो कि एक एक करके सभी असैसिन्स को खत्म कर देती है। इसी प्रकार से अब वो तीसरे योद्धा को भी दिखाते हैं, जो कि वापस से एक लड़की होती है जिसके पास में की ताकत होती है काफी ज्यादा, बीस्ट मैन जितनी। वो लड़की जिस किसी को भी मारती वो बेहोश हो जाता और फूल करके फट जाया करता था। वो लड़की भी काफी ज्यादा ताकतवर थी, उसका नाम लीली है, जैसे कि ली बुलाएंगे। ली की ताकत भी हैरान कर देने वाली थी। सभी लोग इन सब की फाइट देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हमें जंगल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमारा रीजी भी मारा गया था। रीजी कहता है तो जंगल के अंदर लगने वाली मीटरो स्ट्राइक जो थी वो एक ताकतवर प्लेयर के थे, जिसके अंदर मैं भी मारा गया था। मैरी कहती है कि उस प्लेयर की शक्ल हमें नहीं दिखाई गई थी, ये इसके समन अटैक होते हैं। उसी दौरान वो जंगल के अंदर पहुंचते जहाँ पे सिर्फ काली काली एशेस ही बची थी। उसी दौरान वहाँ पे हमें एक डोमेन को दिखाया जाता है जिसमें नेमेसिस घुस जाती है। जब रेजी उसके अंदर जाता है तब वो उसी एआई कैट से भी मिलता है। एआई कैट उसे देख के हैरान हो जाती है क्योंकि किसी भी प्लेयर का इस जगह पे आना नामुमकिन था, पर रेजी यहाँ पे आ चुका है। वो उसे बताता है कि उसे अब एक दूसरी सिटी में जाना चाहिए, उधर पे जाके उसे मिशन पूरे करने चाहिए, क्या पता वो ताकतवर भी बन जाए। उसकी बातों को रेजी सीरियसली लेता है और नेमेसिस के साथ में उस जगह पे जाने का प्लान भी बनाता है। वो काफी समय तक उस जगह पे रुकता है और उस एआई कैट से बात करता है। एआई कैट जाते जाते उसे बताती है कि काफी सारे और भी अच्छे इवेंट्स आने वाले हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करना मत भूलना। मुझे ऐसा लगता है कि रेजी ताकतवर और भी ज्यादा बन सकता है नेमेसिस के साथ में। अब वो लोग अपने साथियों से मिलते हैं जो कि रॉक और बेबीलोन होते हैं। उससे वो एक ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे कि वो अपने अगले मिशन को डिसाइड कर रहे होते हैं, जो कि ओगरे को मारने का था। उसी दौरान काफी सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। उन्हें पता चलता है कि उनके पास मैरी है, शायद से ये लोग इसलिए देख रहे थे। मैरी भी उनको ज्वाइन करने की बात करती है क्योंकि उनके इस मिशन के अंदर उन्हें और भी प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैरी भी उनके काम आ सकती है। तो वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं कि वो जाते जाते काफी सारे ऑर्ड्स को भी खत्म करने का काम करेंगे। इसीलिए वो अब अगले दिन मिलने के लिए तय कर लेते हैं। वो सभी लोग एक एक करके यहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक जगह पे हमें दिखाया जाता है काफी सारे ऑर्क्स गॉब्लिन्स जो होते हैं एक काफी बड़े मर्चेंट ग्रुप के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। उन्हें खत्म भी बड़ी ही आसानी से कर देते हैं। खत्म करने वाला एक बहुत बड़ा ऑर्क होता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कैसे रेजी, नेमेसिस, रॉक, बेबीलोन और मैरी जो है अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। वहीं पे उसे पता चलता है कि कैसे रॉक के पास में काफी सारे बीस्ट को पैट करने वाला एक जेम स्टोन भी है और काफी सारे मॉन्स्टर को कैद करने वाला भी। उन्हीं के ही सामने हम एक मर्चेंट ग्रुप को दिखाते हैं जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। उन्हें बचाने के लिए वो आगे की तरफ निकल जाते हैं और वो उन्हें सभी को बचा भी लेते हैं। वो मर्चेंट ग्रुप जो होता है उन्हें थैंक्स करता है, पर बीच में ही एक बहुत बड़ा ऑर्क आ जाता है। उसके अटैक को रोकने के लिए रेजी जो होता है वो बीच में चला जाता है। रेजी अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जो कि नेमेसिस होती है। वो ऑर्क वाकई में काफी ज्यादा शक्तिशाली था, उसके अटैक से बचना नामुमकिन सा हो रहा होता है रेजी के लिए। तभी वो एक मिस्ट को रिलीज कर देता है जो कि पॉइजन की तरह काम करता है। उसकी चपेट में आने वाले सभी लोग बेहोश होने लग जाते हैं, कुछ लोग तो मर भी रहे होते हैं। उसी दौरान रेजी को भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है, पर राइनो बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो आखिर में मारा जाता है। वो अब ऑर्क आगे बढ़ता है और उनसे अटैक करने के लिए आगे आता है। उसी दौरान बेबीलोन जो होती है अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और कुछ समय का वक्त दे देती है जिससे कि रेजी अपने अटैक का इस्तेमाल कर सके। रेजी ऐसा ही करता है, वो अपने स्वॉर्ड को उठाता है और उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उसमें नाकामयाब होता है। उसके अंदर सिर्फ वो ऑर्क के एक कुछ उंगलियों को ही इंजर्ड
कर पाया था, पर उसकी काफी ज्यादा एनर्जी पहले ही जा चुकी हुई होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि एक पोर्शन को रेजी की तरफ फेंक देती है, जिससे कि वो उस मिस्ट के अंदर भी सांस ले सकता था। अब वो अच्छे से उससे फाइट करने लग जाता है, पर शायद से और को मारना नामुमकिन था, वो उसे दूर फेंक देता है। उसी दौरान आसमान से एक बहुत बड़ा बाज भी उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। उस बाज को हराना उसके लिए नामुमकिन था, एक साथ वो दो एनिमीज को नहीं रोक सकता था। इसलिए रॉक जो होता है वो बेबीलोन के साथ में मिलकर उस बाज से फाइट करने का वादा करता है, जिससे कि रेजी उस ऑर्क से फाइट कर सकता है। वहीं रेजी जो होता है ऑर्क की तरफ देखता है, उससे फाइट करना यानी कि मौत को दावत देना, वो उसे हराने वाला लायक ताकतवर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो जब उससे फाइट करने जाता है, सिर्फ वो उसके अटैक को डॉज ही कर सकता था, वो उसे मार नहीं सकता था। फिर भी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है, पर तब भी वो ऑर्क जो था वो जिंदा होता है। वो मुक्के से रेजी को दूर फेंक देता है। रेजी को बात याद आती है कैसे कि वो एआई कैट ने बताया होता है कि ऑर्क का दिल जो होता है वो उसके पेट में होता है, अगर उसे खत्म करना है तो पेट पे अटैक करना पड़ेगा। तभी रेजी के स्टेट जो होते हैं वो एबनॉर्मल होने लग जाते हैं, उसकी एनर्जी फ्लक्चुएट करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो ऑर्क जो होता है उसकी आइज जो है वो उसके शोल्डर्स में आ जाती है, वो देख सकता था। वहीं दूसरी तरफ रेजी जो होता है वो खुद को देखता है और नेमेसिस बताती है कि उसकी पावर बढ़ रही है। तभी नेमेसिस जो होती है वो इवॉल्व कर जाती है। अब वो लेवल 2 की हो चुकी थी। अब जो उसके पास में स्वॉर्ड थी वो एक हेलबार्ड में बदल जाती है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर थी। रेजी को लगने लग जाता है कि अब वो इस रॉक को हरा सकता है। ऑर्क से फाइट करने के लिए वो आगे जाता है और वो वाकई में उसके ऊपर इतना ज्यादा खुकार अटैक करता है कि उस ऑर्क की छाती जो है वो बीच में से फट जाती है और उसके पेट के आर पार भी अब दिखने लग जाता है। उस पेट के आर पार हमें एक दिल दिखाया जाता है जो कि खुद को वापस से रीजनरेट कर लेता है। ये देख के रेजी समझ जाता है कि अगर उसे उस ऑर्क को खत्म करना है तो उसे एक बहुत ही पावरफुल अटैक करना पड़ेगा, जो कि हेलबार्ड से करना काफी ज्यादा आसान है, पर उसे एक मौके का इंतजार करना है जिससे कि वो उसे हरा सके। वो नेमेसिस की मदद मांगता है, नेमेसिस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। रेजी आगे की तरफ बढ़ता है और उसके पंचों को काटते हुए उसके ऊपर एक अटैक करता है। वो अटैक इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो ऑर्क खत्म हो जाता है। ऑर्क को खत्म करने के बाद में एक नोटिफिकेशन आती है कि अब वो एक वर्ल्ड लेवल प्लेयर बन चुका है। उसके पास में भी अब एक टाइटल है जो कि वो लोगों को दिखा सकता है। उसके पास अभी एक ऐसी अचीवमेंट है जिसकी मदद से वो एक ताकतवर प्लेयर बन सकता है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि उसे हीलिंग पोशन दिया जाता है मेरी के द्वारा। उसे लेके वो काफी ज्यादा खुश होता है, उसने इन सभी लोगों को बचा लिया होता है। और के कहर से मैरी कहती है अब तुम ताकतवर बन चुके हो, तुम फेमस हो जाओगे। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे रॉक जो होता है उस बाज को अपना पेट बना चुका होता है। वो सभी लोग जो कि यहाँ पे मारे गए थे उन्हें एक डिवाइस के अंदर कैद कर लिया जाता है एक तरीके से। ये एक प्रकार की श्रद्धांजलि है जो कि यहाँ के एनपीसीज को दी जाती है। ये देख के नेजी जो होता है वो ये बात पूछता है रॉक से। रॉक बताता है तुम चिंता मत करो, यहाँ पे ये देने जाने वाली एक श्रद्धांजलि है। दूसरी तरफ हमें स्क्रीन के पीछे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ये सब होता हुआ देख रहा होता है और वो कहता है कि रेजी मुझे तुमसे और भी ज्यादा उम्मीद है, मैं तुम्हें जितना देखता हूँ तुम उतने ही ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हो। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है सिटी के अंदर वो बाजार के अंदर टहल रहे होते हैं। उसके बाद में वो एक ऐसे कमरे के अंदर आते हैं जहाँ पे वो रिवॉर्ड्स को बांटने की बात करते हैं। रिवॉर्ड को बांटने का काम काफी ज्यादा आसान था, उन्होंने उसे 3 हिस्सों में बांट लिया होता है और बाकी के को वो सेव कर लिया गया होता है। सिटी के बाहर अब हमें दिखाया जाता है नेमेसिस कहती है तुम कितने दिलदार हो, तुमने आधे से ज्यादा तो उन लोगों को दे दिया और खुद कम रख लिया। नेजी कहता है कि इसमें कोई भी बात नहीं है, रेजी को ये सारी चीजें काफी ज्यादा पसंद है, वो दोस्तों के साथ खेल पा रहा है। नेमेसिस चलते चलते बात करती है जो हमारे पास चीजें हैं हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, हम देखते हैं कि उनकी पावर आखिरकार कैसे कंट्रोल की जा सकती है। उसी दौरान रेजी कहता है कि तुमने बात सही बोली है। उसके पास में एक ऐसा ग्लव है जो कि उसकी पावर को काफी गुना बढ़ा देता है, वो उसका इस्तेमाल करता है एक मॉन्स्टर को मारने के लिए, पर वो अटैक सीधा उल्टा उसी के ही ऊपर आके लग जाता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है और उसके सामने आने वाला मॉन्स्टर भी किसी और ट्री मॉन्स्टर की वजह से मारा जाता है। नेमेसिस ने भी अब बीच में आके उन लोगों को बचा लिया होता है क्योंकि बड़ी ही आसानी से तो वो उसे खत्म नहीं कर पा रहा था क्योंकि अटैक हमेशा उल्टा पड़ रहा होता है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है जब रेजी पीछे बैठा हुआ होता है उसकी एचपी काफी ज्यादा कम होती है। पीछे से एक बंदा आता है जो किसका की नाम फ्लेमिंसो होता है। फ्लेमिंसो जो होता है उसे एक चीज देने के लिए तैयार था बट उसके बदले वो पैसा लेगा, इसकी मदद से वो अपनी इस पावर को कंट्रोल कर पाएगा। जैसे ही वो उसे पीता है उसके ईयर सूख जाते हैं जो कि किसी बीस्टमैन की तरह लग रही होते हैं। ये देख के वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिरकार इस बंदे ने क्या कर दिया। वो उसे पीटने की बात करने लग जाता है, वो उससे पूछता है कि आखिरकार ये चीज अब कैसे हटेगी, जल्द से जल्द बता दो। वो बताता है कि कुछ घंटे के अंदर ये चीज हट जाएगी। रेजी का जो गुस्सा है वो सर से ऊपर चला जाता है, वो उसे पीटने के लिए तैयार था बट तभी वो वहां से भाग
जाता है सिटी के अंदर। उसका पीछा करते हुए रेजी तो जाता है, पर बीच में मैरी मिल जाती है। मैरी उसका पोर्ट्रेट बनाती है उसके ईयर्स को देख के। वो कहती है कि इस प्रकार की ड्रेस तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा अच्छी लगेगी, बट रेजी मना कर देता है और मैरी से कहता है कि अब मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, अभी मैं जरूरी काम से कहीं जा रहा हूँ। मैरी भी कहती है तो ठीक है, हम बाद में कभी मिल लेंगे। वहीं अब हमें एक मर्चेंट शॉप के अंदर दिखाया जाता है रेजी को, जो कि यहाँ पे वेपन्स के लिए आया था, बट उसे वहाँ पे मिल जाते हैं रॉक और बेबीलोन। बेबीलोन और रॉक से बात करते उसे ये बात पता चलती है कि जितने भी एम्ब्रियोज होते हैं वो अपने मालिक के मन के थॉट्स को पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि अभी जो नेमेसिस है वो हर चीज़ पढ़ सकती थी, जो कुछ भी अभी तक रेजी सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो रॉक की ड्रेस को देखता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगती है। रेजी भी खुद के लिए यहाँ पे अब ड्रेस पसंद करने की बात करता है। नेमेसिस उसके लिए एक अच्छी ड्रेस ढूंढती है। अब वो लोग तैयार हो जाते हैं बाहर जाके अपनी पावर चेक करने के लिए, और उससे पहले वो कुछ गाचा बॉल्स को बाहर निकालते हैं, जिसके अंदर से उनके पास आइटम निकल के आएंगी। इस बार लग रहा होता है रेजी को कि उसके पास काफी ज्यादा अच्छी आइटम आएगी, पर शायद से उसका लक बहुत ही ज्यादा खराब है। उसके पास हमेशा गलत ही चीज आ रही होती है, उसे कोई भी अच्छी चीज नहीं मिली थी। पर दूसरी तरफ रॉक और बेबीलोन को काफी ज्यादा अच्छे ग्लव्स मिल गए थे, जो कि एक रेयर रैंक के थे। अब तो नेमेसिस को भी लगने लग जाता है रेजी की किस्मत में कुछ नहीं है, कि तभी उसी दौरान एक रेयर घोड़ा बाहर निकल के आता है उनके गाचा सिस्टम में से, जो कि काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये राइड देता है। ये देखने के बाद में रेजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि इतने समय बाद मुझे कुछ अच्छा सा मिला है। वो उसके ऊपर बैठ के राइड करने की कोशिश तो करता है, पर वो घोड़ा उसे नीचे गिरा के भाग जाता है। ये देख के नेमेसिस कहती है तुम एक बेकार के पैलाडिन हो कि तुम्हें घोड़ा भी अच्छे से राइड करना नहीं आता है। दूसरी तरफ हम अब रेजी को दिखाते हैं, जो कि घोड़ा चलाने की स्किल को देख रहा होता है, जिसे कि सीखा भी जा सकता है और खरीदा भी जा सकता है। खरीदना काफी ज्यादा आसान है, इससे हम एक ही बार में उसे यूज करना सीख जाएंगे, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अब वहीं वो गेम के अंदर दिखाते हैं नेमेसिस के साथ में जा रहा होता है पैसे कमाने के लिए। रास्ते में चलते चलते वो लोग बात करते हैं कि आखिरकार पैसे कैसे कमाए जाएं। एक लड़की को कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। ये चीज रेजी देख लेता है। वो गुंडे उससे पैसे छीनने के लिए आए होते हैं। लड़की कहती है कि मेरे भाई को अगर तुम छोड़ दोगे तो ये पैसे दे दूंगी। रेजी समझ नहीं पाता कि क्या चल रहा है, इसलिए वो उस लड़की को बचाने के लिए आगे जाता तो है कि तभी वहां पे एक लड़का आ जाता है। उस लड़के का नाम हुगो होता है। हुगो एक रोज आगे करते हुए कहता है कि मैं इस लड़की को बचाने के लिए आया हूँ, मेरा लेवल 130 है। पर उसी दौरान वो गुंडे उसे काफी बुरे तरीके से पीट देते हैं। रेजी बीच में आ जाता है, वो लड़की को सेव कर लेता है। लड़की को दूसरी तरफ जाने को कहता है क्योंकि अब वो गुंडों से निपटने वाला है। एक गुंडा उसे देख लेता है और उसे पीटने के लिए आगे आता है, पर रेजी का एक मुक्का और वो दूर जाके गिरता है। बाकी के गुंडे डर के भाग जाते हैं। रेजी अब हुगो के पास में जाता है। हुगो से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा है और फिर भी तुम उस गुंडों से पिट गए, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी बेइज्जती मत कराओ। जिसपे हुगो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा लेवल बस कम है, बाकी मैं किसी और चीज को यूज करता हूँ। ये बात सुनते ही खुद रेजी भी हैरान हो जाता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मेरा नाम हुगो है और मैं यहाँ पे इस लड़की को बचाने आया था। वो लड़की जो होती है उनके सामने घुटने के बल आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे भाई को बचा लो। ये एक ऐसी गैंग है जो कि बच्चों को किडनैप करती है और बाद में एक रैंसम मांगती है, अगर हम वो ना दे तो वो उन्हें खत्म कर देती है। ये बात सुनते ही रेजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो लड़की उन्हें क्वेस्ट देने का वादा करती है, उसके पास जितने भी पैसे होंगे वो सभी के सभी वो पैसे उन सभी को दे देगी। ये बात सुनते ही रेजी कहता है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हुगो आके जाके कहता है तुम चिंता मत करो लड़की, हम तुम्हारे भाई को बचा के लेके आएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कि तभी हमें गेट के पास में एक लड़की को दिखाया जाता है। उन गुंडों को एक लड़की लेके आ रही होती है और लड़की जो है काफी ज्यादा पावरफुल थी, उसने सभी को पीट दिया था, जिसका नाम सीसो होता है। सीसो भी एक प्रकार की एम्ब्रियो है जिसका इस्तेमाल हमारा हुगो करता है। हुगो उसे देख के उसके पास जाने लग जाता है और कहता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया इन सभी को पीट के। वहीं पे सीसो जो होती है वो कहती है तुम आखिरकार एक बच्ची के साथ क्यों घूम रही हो। वो नेमेसिस की बात कर रही होती है। नेमेसिस गुस्से में आ जाती है, उससे फाइट करने जाती है। अब हुगो और रेजी के बीच में बात होने लग जाती है कि सीसो ने जो है उनका हाइड आउट ढूंढ लिया है, उसी गैंग का जो कि बच्चों को किडनैप करती है और पैसे मांगती है। अब हम उस पर अटैक करने के लिए आगे जा रही हैं। ये बात सुनते ही रेजी भी तैयार हो जाता है क्योंकि उन्हें ये क्वेस्ट मिला था जो कि बच्चों को बचाने का था। वो उनके हाइड आउट के पास में जाते हैं। वो देखते हैं कि उसी दौरान हुगो जो है एक जंगल के अंदर आता है और वहां से वो अपना एक पूरा मैका बाहर निकाल लेता है। वो मैका जो होता है दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। अब हमारे रेजी को पता चलता है कि कैसे हुगो का जो लेवल है इतना ज्यादा बड़ा है, वो एक मैका का इस्तेमाल करता है लोगों से फाइट करने के लिए। वो देखते हैं एक फोर्ट के पास में काफी सारी राइड्स जा रही होती है जिनके के अंदर बच्चे होते हैं। सीसो बताती है कि उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें जल्द से जल्द प्लान एग्जीक्यूट करना होगा वरना वो बच्चों को खत्म कर देंगे। इसी वजह से वहां पे हुगो अपना प्लान बताता है। वो ध्यान भटकाने के लिए आगे जाता है और वहां पे काफी सारा स्मोक क्रिएट कर देता है, जिसकी मदद से नेजी जो
है वो उस फोर्ट के अंदर जा चुके। अब रेजी जैसे ही फोर्ट के अंदर आता है उसे अनडेड बच्चे दिखाई देते हैं, जो कि वही बच्चे हैं जिनके पैसे नहीं दिए गए थे, उन्होंने उसे खत्म कर दिया था। उनकी बॉडी का इस्तेमाल करके इस बार उन्होंने एक आर्मी बना ली है। अब रेजी जो होता है उन सभी को आज़ाद कराने की बात करता है। वो अपने उसी डिवाइस को बाहर निकालता है जिसके अंदर से बहुत बड़ी फायर निकलेगी और उसे आगे कर देता है और सभी अनडेड्स को वो जला के राख कर देता है। अब जैसे उनकी सोल उनकी बॉडी से निकलती है अनडेड की, वो सभी शुक्रिया अदा करते हैं रेजी को। अब रेजी जो होता है आगे जाने लग जाता है, बट दूर खड़े हमें एक लीश को दिखाया जाता है जो कि हर एक मूवमेंट के ऊपर नजर बनाए बैठा हुआ होता है। वो अपने पास से एक मॉन्स्टर को बाहर भेजता है जो कि यूगो से निपटेगा और लीश खुद अंदर इस फोर्ट के अंदर रेजी से निपटेगा। अब ऐसा ही वो प्लान आगे बढ़ाते हैं। यूगो जो होता है जैसे ही एक पोशन को ड्रिंक करता है, गेट के पास से एक मॉन्स्टर आते हुए दिखाई देता है। वो उस पर अटैक तो करता है पर वो मॉन्स्टर जिंदा था। वो एक बहुत बड़ा ऑक्स होता है जो कि इस बार यूगो पे अटैक करने आया था। यूगो और उसकी जो बिल्ड है बराबर की होती है, बट वो ऑक्स जो है काफी सारे इंसानों को खाने लग जाता है जिससे कि उसकी पावर बढ़ जाती है। यूगो कहता है मुझे अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी ज्यादा ताकतवर है, इसे हराना नामुमकिन सा हो चुका है। उसे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है उस मॉन्स्टर ऑक को हराने में, बट दूसरी तरफ वो ऑक्स जो होता है वो छोटे छोटे बच्चों को खाने लग जाता है जिससे कि उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो और भी छोटे बच्चों को खाने के लिए आगे जाता है। इस वजह से यूगो को अपने अब स्पेशल ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो ऐसा ही करता है। वो इस बार सीसो को आगे बुलाता है और उसके साथ में मर्ज हो जाता है क्योंकि वो भी एक मेडन टाइप की एम्ब्रियो है जिसकी मदद से वो काफी बड़े अटैक को अनलिश कर सकता है। वो एक बहुत बड़े अटैक को समन करता है जिसकी वजह से उसके सामने बहुत बड़े गेट जो हैं वो क्रिएट होने लग जाते हैं और उसका दरवाजा खुल जाता है। वो ऑक्स उसके अंदर खींचा चला जाता है। दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हमें रीजी को दिखाया जाता है जो कि अब उसी ही प्रिजन के अंदर आ जाता है जहाँ पे बच्चों को कैद किए रखे थे। वो उन सभी को आज़ाद करा देता है, बट एक के ऊपर हमें सेक्रीफाइस का साइन दिखाया जाता है। उसे बचाने तो जाता है पर लीश बीच में आके उसे इंजर्ड कर देता है। लीश वहाँ पे आके कहता है कि मैं इन सभी का सेक्रीफाइस करके एक अनडेड मोनार्च बनना चाहता हूँ, यानी कि एक अनडेड किंग जो कि सारे अनडेड को कंट्रोल कर सकता है। बट उसने बीच में आके उसके सेक्रीफाइस को बहुत ही ज़्यादा बेकार कर दिया है, वो इसे खत्म कर देगा। अब वो जैसे ही आगे हाथ बढ़ाता है उसके हाथ को काट दिया जाता है। रेजी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। उस लीश का नाम मेज होता है। मेज जो है अब उससे फाइट करने के लिए आगे जाता तो है, पर दूसरी तरफ अब जो रेजी होता है वो उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर चुका था नेमेसिस की मदद से। अब लीश कहता है कि अब मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो अनडेड की एक पूरी आर्मी को उसके ऊपर लॉन्च कर देता है और वहां से निकलने की कोशिश तो करता है, पर रेजी जो होता है वो अपने हॉर्स की मदद से उसके पास आने लग जाता है। अब वो लोग बाहर आ चुके थे। लीश जो होता है वो वापस से अपने एक पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल करता है ये सोचते हुए कि ऑक्स जिंदा होगा, बट ऑक्स मर चुका होता है। अब वो दोनों तरफ से घिर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब वो इधर जाएगा तो भी मारा जाएगा, उधर जाएगा तो भी मारा जाएगा। अब वो एक बहुत बड़े स्पेल को कास्ट करता है जिससे कि वो इन दोनों को खत्म कर सके, बट उसका वो स्पेल किसी काम नहीं आता क्योंकि वो स्पेल जो है वो रेजी के ऊपर छोड़ा गया था। रेजी जो होता है नेमेसिस का इस्तेमाल करता है और एक आगे प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है जिससे कि उसके ऊपर वो अटैक काम नहीं कर पाता है। ये देखने के बाद में लीश काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा तो मुझे जिंदा छोड़ दो, पर रेजी जो होता है उसको खत्म कर देता है अपने एक ही अटैक के अंदर। इस प्रकार लीश का खात्मा हो जाता है। वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। उसे बचाने के लिए वहां पे आ जाती है नेमेसिस और नेमेसिस के साथ में आ जाता है यूगो। यूगो से एक पोशन पिलाता है जिससे कि वो कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाता है। वो कहता है शुक्रिया। अब वो अंदर जाके बच्चों को बाहर निकाल के लेके आते हैं। अब काफी सारे बच्चों को बचा चुके थे पर कुछ बैंडिट्स के पास में भी बच्चे थे, बट वो अपने मालिक के उसी लूट को लूटना चाहते थे जिसे कि वो लूटने की फिराक में थे। वो बच्चों को बचाने के बाद में उस लूट के पास जाते हैं। वहां पे एक बहुत बड़ा बॉक्स था। बॉक्स को खोलने पे उन्हें उसके अंदर से काफी सारे के तरीके का खजाना भी मिलता है, बट उसी बीच हमें दिखाया जाता है कि वहां पे एक अंडे की शेप में कोई चीज भी होती है जिसे हिलाने पे एक आग की तरह वो खुल जाती है। ये देखते ही वो हैरान हो गए थे, बट उसमें से एक अटैक आता है जो कि उन सभी को खत्म कर देता है। उसके बाद में वो वहीं पे एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ऑक्स की तरह लग रहा होता है, बट दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि स्क्रीन के पीछे ये सब होता हुआ देख रहा था, जिसका कि नाम जेबरवॉक होता है। जेबरवॉक कहता है कि अच्छा वो डीमन अब वापस आ चुका है। इस बार ये डीमन ऑक्स और लीच मेज के भेस में आया है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं वो जो डीमन होता है वो आसपास के लोगों को खत्म करने लग जाता है। रेजी और यूगो जब ये बाहर आके देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, बट वो वहां से निकलने की फिराक में थे,
बट एक लड़की बीच में आ जाती है जो कि उस डीमन का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। वो डीमन अब उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट बीच में रेजी आके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, उसके हाथ को जला देता है। बस डीमन पे ज्यादा असर नहीं होता, डीमन खुद को वापस से हील कर लेता है। वो रेजी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, यूको से चलने के लिए कहता है वरना वो सभी खत्म हो जाएंगे। पर रेजी जो होता है उसका ध्यान भटकाने की बात करता है जब तक बाकी के लोग निकल जाए। ऐसा ही होता है, बाकी के लोग निकल जाते हैं। रेजी पीछे खड़ा होकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाता है। रेजी के ऊपर वो मॉन्स्टर भड़क जाता है। उसे ये बात पता चलती है नेमेसिस के द्वारा कि उस डीमन के अंदर काफी तरह की रिजल्टमेंट है जो कि अलग अलग लोगों की है। इसका मतलब है कि उस बॉडी को कंट्रोल करने वाला कोई एक नहीं, काफी तरीके के लोग हैं, यानी कि वो अभी से खत्म नहीं कर सकता है। हमें लीश का इंतजार करना होगा जब तक कि उस वो डीमन की बॉडी पे काबू ना पा ले। इस वजह से वो उसके अटैक्स को अभी डॉज ही कर रहा होता है, बट एक समय पे आके वो उसके ऊपर अटैक करना भी शुरू करेगा। नेमेसिस की वो मदद मांगने की कोशिश करता है। नेमेसिस तैयार होती है अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने के लिए, बट उन्हें उस मौके का फायदा उठाना पड़ेगा क्योंकि इस डीमन को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये पहले से ताकतवर है, उनकी काफी ज्यादा पावर यूज हो चुकी हुई होती है पहले की लड़ाई के अंदर। वो इंतजार करते हैं जैसे उस डीमन के ऊपर वापस से लीश पूरा काबू पा लेता है। वो बच्चों की तरफ बढ़ने लग जाता है। यूको बचने की कोशिश करता है, पीछे से रेजी आगे आता है, उसके टेंडन्स को काट देता है। यूको कहता है कि मैं यहाँ से निकलता हूँ, तुम इसका ध्यान भटकाओ। ऐसा ही होता है, रेजी उसको काफी ज्यादा पीटता है और अपने हेलबार्ड की मदद से उसके ऊपर काफी कट लगा देता है। डीमन को गुस्सा आने लग जाता है, अब तो लीश उसके ऊपर काबू कर चुका था। उसकी आंख के ऊपर वो एक स्टोन फेंकता है जिससे कि अब उसका गुस्सा काफी ज्यादा और बढ़ चुका होता है। अब वो उस पर अटैक करने के लिए आगे आता है, पर रेजी उसकी टांगों को काट देता है पूरे तरीके से। अब वो डीमन नीचे गिर जाता है। अब ऐसा लगने लग जाता है कि उस डीमन को वो खत्म कर देगा। उसी दौरान डीमन की कोर भी दिखाई जाती है जो कि उसके सर के ऊपर होती है, बट उस अटैक की वजह से जो कि अभी डीमन ने किया होता है। बट नेमेसिस बीच में आ जाती है, इसी वजह से उसने रेजी को ज्यादा चोट पहुंचने से बचा लिया होता है। बट तब भी रेजी की काफी एचपी चली जाती है, पर तब भी नेमेसिस उसकी मदद करने की अपनी पूरी कोशिश करती है। हीलिंग पोशन जो होती है वो उसकी बॉडी के ऊपर गिरा के उसे हील करने की कोशिश करती है, पर वो हील नहीं हो पाता, तो वो हीलिंग पोशन पी के खुद उसे पिला देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें रेजी को दिखाया जाता है जो कि अभी एक ड्रीम में फंस गया होता है। दूसरी तरफ नेमेसिस वादा करती है कि वो रेजी को बचा के रहेगी। अब हमें वही पास्ट के ड्रीम को दिखाया जाता है जब रेजी ने अपनी दोस्त को बचाने के लिए खुद बीच रोड में आ गया था, बट उस दौरान उसका बड़ा भाई भी था जो कि उसे बचाने के लिए बीच में आया था। इस वजह से उसके पाँव में चोट लग गई थी और वो काफी सारी चीजें नहीं कर पाया था। इसी वजह से रेजी रोने लग जाता है। उसका बड़ा भाई उसे बताता है कि तुम रो मत, जो भी तुमने किया वो ठीक किया। अगर तुम बड़े होते और फिर तुम इस बारे में सोचते तब तुम्हें काफी ज्यादा दुख होता। मैं चाहता हूँ तुम आगे तक ऐसे ही बने रहो, जिस किसी को भी मदद चाहिए तुम उसकी मदद करो एज अ बड़ा भाई। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक काली सी परछाई को जो कि उसके सामने बनी हुई होती है। वो आकृति काफी ज्यादा छोटी होती है, धीरे धीरे करके वो आकृति एक फॉर्म में आ जाने लगती है। वो फॉर्म उसे बताती है ये पावर मैंने और को दी थी, पर वो इस पावर का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाया, ना ही कभी मुझे देख पाया। रेजी मैं जानती हूँ कि तुम पावरफुल हो, तुम मेरे इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तुम्हें ये पावर देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो डीमन जो होता है अभी नेमेसिस से फाइट कर रहा होता है। नेमेसिस उसका ध्यान भटका रही होती है, बट तभी हमें दिखाया जाता है वो डीमन समझ चुका था, इसलिए वो नेमेसिस को एक ही बार में खत्म करने के लिए अटैक करता है। बट उसका अटैक काम नहीं आता क्योंकि पीछे से नेजी ने आग चला दी हुई होती है। हेलबर्ड का इस्तेमाल करते हुए वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और इस बार सही मौके का इस्तेमाल करता है। वो नेमेसिस की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा स्मोक भेज देता है। वो स्मोक जिससे कि वो डीमन सांस नहीं ले पा रहा होता है, उसके लिए काफी ज्यादा तकलीफ हो चुकी थी। बट दूसरी तरफ रेजी जो होता है उसका मीट खा लेता है जिससे कि वो थोड़ा और कमजोर हो सके। वो उसके शरीर पे चढ़ते हुए आगे जाता है। उसके अटैक का उसके ऊपर अब कुछ भी काम नहीं आ रहा होता है। वो उसके सर पे रखी हुई कोर के ऊपर सीधा एक ही अटैक करता है और उस एक ही अटैक के अंदर उसकी कोर को काट के रख देता है जिससे कि वो डीमन उसी जगह पे मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन के पीछे बैठा हुआ इंसान ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसने दो बड़े बड़े मॉन्स्टर को अपने कम लेवल के चलते हुए भी हरा दिया है। मुझे इससे काफी ज्यादा उम्मीद है, मैं इसे ताकतवर होता हुआ देखना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ रेजी के साथ में नेमेसिस होती है। वो काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने उस डीमन को खत्म कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रेजी वादा करता है कि वो नेमेसिस को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि नेमेसिस ने भी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। जितना ज्यादा हो सकेगा वो नेमेसिस के साथ में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा। नेमेसिस ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे पहली बार इंसानों की तरह समझा था और उसे गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूगो और सीसो के पास में वही पेंगुइन आता है
जो कि उन्हें कहता है कि हमारा मिशन पूरा होते होते रह गया, बट मैं चाहता हूँ कि इस बार हमारे प्लान के अंदर कुछ भी गलती ना हो। इस बार मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एम्पायर और किंगडम की जो फाइट है वो मैं खत्म करके रख दूँ और मैं यहाँ पे वापस से शांति की स्थापना कर दूँ। ये बात सुनते यूको कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो जो बीस्ट होता है वो एक इंसान की फॉर्म ले लेता है और वो कहता है कि मैं इस लड़ाई को खत्म करके रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे किसी को भी मारना क्यों ना पड़े। अगले दिन हमें दिखाया जाता है काफी सारी कार्ड्स जो होती है वो एक जगह से एक दूसरी जगह जा रही थी। बीच में बैठा हुआ एक प्लेयर अपनी एक फाइट की एरिना की टिकट देखता है। एक लड़की उसके पास में आती है, उस लड़की को झुकने के लिए कहता है क्योंकि अभी एक अटैक होने वाला है। लड़की समझ नहीं पाती है, बट उसके बावजूद भी वो लड़की जो होती है उसकी बात मानते हुए नीचे की तरफ झुक जाती है। एक फायर गोली आके उसके लगती है, बट उस प्लेयर का वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाती। और वही फायर करने वाला बंदा जो होता है वो अपनी टीम के साथ में होता है। वो उस पर्सन को देखते हैं, फायर करने वाला एल्ड्रिक होता है। एल्ड्रिक कहता है कि मैं किंग ऑफ बैंडिट्स हूँ, मैं तुमसे फाइट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बट जितनी देर तक वो अपने वेपन को समन करता उससे पहले ही उसके शरीर से उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि उसका दिल गायब हो चुका था। वो चीज करने वाला और कोई नहीं वही प्लेयर था जो कि कार्ड्स के साथ में जा रहा होता है। उस एल्ड्रिक के जितने भी साथी होते हैं ये देख के हैरान थे, वो उस पर फायर करते उससे पहले वो उनके पीछे पहुंच जाता है। जब तक कि वो उसकी प्रेजेंस को नोटिस करते उतनी ही देर में वो उन सभी को खत्म कर देता है, उन्हें खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रेजी जो होता है अब एक सिटी के अंदर आ चुका था जहाँ पे की फाइट होने वाली थी। नेमेसिस भी नहा रही होती है। उसी दौरान रेजी बात करता है कि शायद से अब हमें यहाँ पे फाइटिंग एरिना में चलना चाहिए। एक जगह पे वो बैठ के खाना खा रहे थे, वहाँ पे मैरी भी आ जाती है। मैरी जो होती है वहाँ पे आके बात करने लग जाती है, ये कहते हुए कि रेजी तुम काफी ज्यादा पावरफुल तो हो चुके हो, बट तुम्हें सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर अपनी सारी पावर नहीं लगानी है, तुम्हें बाकी की चीजों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी तुम एक ताकतवर प्लेयर बन सकते हो। इसीलिए वो उसकी काफी सारी गलतियां बताती है जो कि अभी वो गेम के अंदर कर रहा है। रेजी ये बात सुन के हैरान होता है कि मैरी को कितनी ज्यादा चीजें पता है। मैरी जो होती है साथ ही में नेमेसिस के बारे में भी बताने लग जाती है कि नेमेसिस जो है एक मेड इन एम्ब्रियो टाइप है, इसकी जो पावर है ये लिमिटेड नहीं है, इसकी पावर अभी और भी ज्यादा बढ़ेगी अगर तुम इसका सही से इस्तेमाल करोगे तो ही, क्योंकि ऐसे काफी सारे प्लेयर्स हैं जो कि अपने मेड इन की पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज करके रखते हैं मैक्स लेवल तक, जिसके बाद में वो स्पेशल अटैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वहाँ पे रॉक और बेबीलोन भी आ जाती हैं। मैरी इस चीज़ का फायदा उठाती है, वो वहाँ से निकल जाती है क्योंकि काफ़ी देर से जो रेजी जो होता है उसके एम्ब्रियो के बारे में पूछ रहा होता है। वो वहाँ से निकल तो जाती है और साथ ही में वो बेबीलोन के साथ में बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। अब वो फाइट के बारे में बात करते हैं जो कि फाइटिंग एरिना में होने वाली है। वहाँ की टिकट मैरी जो होती है उन सभी को दे देती है और कहती है कि इस फाइट को जरूर से देखने आना क्योंकि दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इस बार फाइट करने वाले हैं। ये फाइट काफी ज्यादा रोमांचक रहेगी और कुछ सीखने को भी तुम लोगों को मिल जाएगा। मैरी की बात सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्हें टिकट आसानी से मिल गई। बट दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस गैंग को हराने की वजह से उन्हें 80 मिलियन कॉइन मिले हुए होते हैं। इस कॉइन को बांटने के लिए उन्हें यूगो और सिसियो को जरूरत पड़ेगी क्योंकि उन्होंने भी तो उनकी मदद की थी। इसी वजह से अब वो उन्हें इनविटेशन भेज देते हैं सिटी में आने के लिए। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे शू बच्चों के साथ में खेल रहा होता है। उसके ऊपर एक पेट भी था। उसकी मालिक लिवेथियन आ जाती है। लिवेथियन अपने पेट के लिए माफी मांगती है अगर उसने उसे परेशान किया। अब वो लिवेथियन अपने पेट को अपने पास बुलाती है, उसके पास वो चला जाता है। अब वो वहां से निकल जाते हैं। वहां से जाते हुए उनके अंदर से एक अलग ही एनर्जी रेडिएट कर रही होती है। वो लड़की कहती है कि अब अरीना के अंदर देखना है कि आखिरकार क्या होने वाला है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाते हैं कि कैसे शू जो है वो इस बार अपने साथियों को लेके खाना खाने के लिए जाता है। शू अपने साथी यानी कि अपने छोटे भाई के साथ में होता है। शू बात करने लग जाता है कि आखिरकार रेजी तुम कितने समय तक गेम खेलते हो। रेजी कुछ ही समय तक गेम खेलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि कैसे शू जो है पूरे दिन ये गेम ही खेलता रहता है। और वहीं शू ये नोटिस करता है कि इनके पास में काफी अच्छे अच्छे गियर्स हैं, यानी कि इनका एक अच्छा एडवेंचर चला है। वहीं दूसरी तरफ काफी समय तक वो बैठ के आपस में बात करने लग जाते हैं, अपने एडवेंचर के बारे में एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें करते हैं। रेजी कहता है कि भाई तुम्हें रियल लाइफ के अंदर भी कुछ करना चाहिए। अब उसका भाई जो होता है वो वहां से निकल जाता है। वहीं नेमेसिस पूछती है कि आखिरकार उसका भाई करता क्या है जो कि पूरे दिन गेम खेलता रहता है। वो बताता है कि इसे एक लॉटरी लगी थी, उसके बाद में इसने काफी सारी बिल्डिंग्स खरीद ली। अब उसके रेंट से ये वहां पे अपनी लाइफ जीता है। बट इसके पास में अलग अलग तरह की काफी सारी प्रोफेशनल डिग्रीज भी है जिसकी मदद से इसने
उसने काफी सारे पैसे अर्न किए हैं, तभी ये गेम खेल पाता है। तभी वहाँ पे सीसीओ आ जाती है जो कि ह्यूगो के साथ में आई हुई होती है। ह्यूगो जैसे ही वहाँ पे आता है, रेजी कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं यही सोच रहा था कि हम पैसे कैसे डिवाइड करें, तुम आधा रख लो आधा मैं रख लेता हूँ। ह्यूगो इस चीज के लिए मान जाता है, ये जानते हुए भी कि रेजी ने जो है काफी ज्यादा मेहनत की थी 2 मॉन्स्टर्स को हरा के, बट रेजी चाहता था कि वो आधे आधे रुपए बांटे। वहीं दूसरी तरफ वो उससे पूछता है कि आखिरकार वो हमेशा यूनिफॉर्म में क्यों रहता है, जिसपे कि ह्यूगो बताता है कि वो एक इस प्रकार की गिल्ड के अंदर है जिसके अंदर यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है और उसे ये यूनिफॉर्म काफी ज्यादा अच्छी भी लगती है। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वाकई में वैसे तुम्हें बताना चाहता था कि आज एक फाइटिंग अरीना में फाइट होने वाली है, उस फाइट को देखने के लिए तुम यहाँ से जरूर आ जाना, वो फाइट काफी ज्यादा अच्छी होगी। उसके बाद सुनकर रेजी उसका शुक्रिया अदा करता है, जाने लग जाता है अब रेजी वहां से। इसलिए ह्यूगो कहता है कि तुम वेस्ट गेट की तरफ ही देखना अरीना के, वहां से वो मेन प्लेयर बाहर निकलेगा जो कि इस बार फाइट जीतने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम वो फाइट जरूर से देखने आओ। ये बात सुनते ही रेजी उसे बाय बाय कह के वहां से चला जाता है। सीसीओ पूछते कि आखिरकार तुमने उसे ये सब क्यों बताया, जिसके ऊपर वो कहता है कि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं इस मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो, बट हमें ये करना ही होगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये कहने के बाद में वो सीसीओ से कहता है कि हम मिशन को पूरा करेंगे। अब हमें उसी ताकतवर प्लेयर को दिखाया जाता है जो कि उस छोटी सी लड़की के पास में था। उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। वहां पे हमें पता चलता है कि वो छोटी सी लड़की प्रिंसेस है। वहीं पे वो प्लेयर जो है वो उसका हस्बैंड होता है। वो वहां से जाने की बात करता है क्योंकि फाइटिंग अरीना में वो फाइट देखने के लिए नहीं आ सकती है, वो लेट ना हो जाए। उसी दौरान हमें उसी पेंगुइन को दिखाया जाता है जो कि ये सब होता हुआ देख रहा होता है एक बिल्डिंग के ऊपर से। वो अपनी टीम को कहता है कि तुम लोग तैयार हो, इस बार का हमारा जो मिशन है वो काफी ज्यादा जरूरी है, हम इसके अंदर किसी भी प्रकार की देरी नहीं कर सकते हैं। इस बार हमें इस फाइट का अंत करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। फाइटिंग अरीना में हमें अलग अलग तरीके के प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी एम्ब्रॉइज की मदद से फाइट कर रहे होते हैं। फाइट काफी ज्यादा अच्छी चल रही होती है। फाइनल मूव की बारी आ चुकी हुई होती है। फाइनल मूव दोनों प्लेयर करते हैं और लास्ट में वहां पे खड़ा होने वाला ही जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें शू को दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड अरीना में जा रहा था। ये देख के वहीं रेजी जो होता है उसका पीछा करता है। उसी की जैसी कॉस्ट्यूम पहना हुआ एक और पर्सन उसके पास में था जो कि और कोई नहीं बल्कि फिगरो होता है। फिगरो जो होता है अपने ऊपर से उस कॉस्ट्यूम को उतार देता है। फिगरो का दोस्त शू होता है और वो बात करने लग जाते हैं कमरे में आकर के। फिगरो इस बार रेजी को बताता है कि अगर उसे बैट करनी है तो वो उसी पे ही बैट करे क्योंकि उसके ज्यादा चांसेस है ये फाइट जीतने के लिए। वो उसे और भी चीजें बताता कि उससे पहले शू बीच में आ जाता है। शू अपने भाई को एक रिंग देता है जिससे कि टेलीपैथी से वो बात कर सकता है अपने बड़े भाई से जब मन उसका चाहे। उसके बाद में अब वो रेजी को यहाँ से भेज देता है। फिगरो जो होता है उन्हें जाने के लिए इजाजत दे देता है। वह फिगरो शू से पूछता है कि आखिरकार तुम बीच में क्यों कूद पड़े, मुझे तुम्हारे भाई को बता देने देते, जिसमें वो कहता है कि अभी सही समय नहीं आया है, सही समय पे ही उसे सारी चीजें बताना। फिगरो कहता है तुम चिंता मत करो और वो बातें घुमाते हुए कहता है कि ये फाइट आज की खतरनाक होने वाली है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। रेजी भी अब बैट लगाने की सोचता है। वो 60 मिलियन कॉइन लगा देता है। नेमेसिस अब उसके मुंह पे एक लात मारती है कि उसने इतने पैसे क्यों लगा दिए। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि पीछे से शिनो आ जाता है। शिनो कहता है कि तुम मुझे कच्चे खेत की मूली लगा रहे हो, तुमने मुझे आखिरकार क्या समझा है। उसके पास में एक बच्ची देख के रेजी को लगता है कि वो किडनैप करके लेके जा रहा है। वो उससे फाइट करने के लिए तैयार था। शिनो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि बीच में शू आके उसके अटैक को रोक लेता है, ये कहते हुए आखिरकार तुम एक बच्चे के साथ में क्या फाइट कर रहे हो, तुम अरीना के अंदर अपनी ये ताकत दिखाना। जिसके ऊपर शिनो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं वहां पे अपनी ताकत जरूर दिखाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ रेजी जो होता है वो कहता है ये लड़की आखिरकार है कौन, जिसमें शिनो बताता है कि इसकी क्लासमेट है और ये भी सो रही है। उसकी ये बात सुनते ही रेजी को अपनी गलतफहमी के ऊपर ध्यान आता है। वहीं शिनो जाते जाते कहता है मैं तुम्हारे साथ बाद में खेलूंगा। रेजी कहता है कि तुम मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि वो लड़की को तुम किडनैप करके लेके जा रहे हो, इसलिए मैंने बोल दिया था। शिनो कहता है कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। वो वहां से निकल जाता है। शू कहता है कि ताकतवर प्लेयर है, इनके तुम मुंह भी मत लगना वरना तुम मुक्की खा के ही मानोगे। रेजी जो होता है वो अपने दोस्तों के पास में जाने लग जाता है। वो अपने साथ शू को भी लेके आया था। मैरी जो होती है वो सोच में पड़ जाती है कहीं ये मुझे पहचान ना ले, बट दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शू से पहचान नहीं पाता। वो कहता है तुम तो वही मांगा वाली आर्टिस्ट हो ना जो कि अभी एक मांगा के ऊपर काम कर रही हो, मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। मैरी भी उसकी खुशी के साथ शामिल होती है कि हमें दिखाया जाता है स्टेडियम के अंदर कि कैसे शू जो है वो वेस्ट साइड से निकला होता है और शिनो जो है वो ईस्ट साइड से निकला होता है। दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इन दोनों की फाइट होना एक रेयर चीज है क्योंकि ताकतवर प्लेयर बड़ी ही मुश्किल से एक दूसरे
दूसरे से फाइट करते हैं, बट ये दोनों यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो गए हैं। स्टेडियम के ऊपर एक डोमेन बन जाता है जिससे कि इनके अटैक बाहर ना जा सके। जैसे ही वो बैरियर बनता है, ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। शिनो कहता है कि इस बार मैं फिगरो को खत्म करके रहूंगा। लोग उससे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो उसे नापसंद करते हैं, फिगरो को पसंद करते हैं। अब उनकी फाइट शुरू हो जाती है। फाइट काफी ज्यादा तेज हो रही होती है। आसपास के प्लेयर तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार चल क्या रहा है उस फाइटिंग एरिना के अंदर। अब हमें फाइटिंग एरिना में दिखाया जाता है कि कैसे शिनो के जितने भी अटैक होते हैं वो काफी ज्यादा तेज थे। फिगरो उसके अटैक से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। उसके हर एक अटैक को वो डॉज कर पा रहा था। पर दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है काफी सारे तिलिस्मान वहां पे बन चुके थे और वो एकदम से फटते हैं। एक आग बाहर निकल के आती है जिससे कि फिगरो प्रोटेक्टिव शील्ड बना के बच जाता है। अब इस शील्ड का इस्तेमाल सिर्फ वो 10 मिनट बाद कर पाएगा। शू ये सारी बातें अपने भाई रेजी को बता रहा होता है जो कि फाइटिंग एरिना में फाइट चल रही होती है। सभी लोग हैरान होते कि इतने सारे तिलिस्मान का इस्तेमाल कर पा रहा है। उसी दौरान वो प्रोटेक्टिव शील्ड हट जाती है। अब शिरो जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। अपने घुटने पे फिगरो आ चुका होता है। ये देख के सभी लोग हैरान थे क्योंकि शिनो ने काफी तेज स्पीड में उसके एक लंग को बाहर निकाल लिया था। वो दिल को बाहर निकालना चाहता था बट एक लंग गलती से आ गया। वो अगली बार हर्ट को निकालने की कोशिश करेगा। ये बात देखते ही हर एक इंसान समझ जाता है कि शिनो ये फाइट जीतने वाला है क्योंकि फिगरो का लंग बाहर आ गया, यानी कि शिनो काफी ज्यादा तेज है। शो कहता है तुम चिंता मत करो, ये फाइट फिगरो ही जीतेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये बात सुनते ही नेमेसिस हैरान थी। फिगरो के शरीर पे से कपड़े हट जाते हैं। फिगरो वापस से हील होने लग जाता है। इस बार वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और अब उससे फाइट करने लग जाता है। शिनो के बड़े बड़े हाथ होते हैं, इसका मतलब है उसका जो एम्ब्रियो है वो उसके हैंड के अंदर है, तभी वो इतने अच्छे अटैक कर पाता है अपने हैंड की मदद से। वहीं दूसरी तरफ फिगरो जो होता है उसके एक हाथ को काट के रख देता है। शू से अब वो रिजी पूछता है कि आखिरकार फैटल फील्ड में चल क्या रहा है। शू बताता है हमारे फिगरो के पास में जिस प्रकार का एम्ब्रियो है वो एक सुपीरियर एम्ब्रियो है जिसके इस्तेमाल से उसके पास जितनी आइटम होगी उसकी पावर डबल होती जाएगी, यही उसकी पावर है। ये बात सुनते ही वो हैरान हो जाते हैं बट एक पल के लिए वो पूछता है कि उसके पास तो इक्विपमेंट ही नहीं है तो वो करेगा क्या, जिसके ऊपर शू बताता है कि इसके बीच में कैच है। ये जितने समय तक फाइट करता रहेगा इसकी ताकत उतनी ज्यादा फोल्ड से बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि जितनी देर तक वो शुनियों से फाइट करेगा शिनियों से तो वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। ये बात सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस प्रकार की का भी एक एम्ब्रियो है जिसकी मदद से लोगों की ताकत बढ़ती जाती है। वहीं दूसरी तरफ शू जो होता है उनकी फाइट देख रहा होता है जहाँ पे कि शिनियों के एक हाथ को वो लोग काट चुके होते हैं। वहीं पे अब दूसरी तरफ शिनियो जो होता है वो कहता है तुम काफी ज्यादा अच्छे से फाइट करते हो। शू कहता है अब ये फाइट खत्म होने वाली है क्योंकि फिगरो ने अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को समन कर लिया होता है। उसके लेजेंडरी स्वॉर्ड को देख के हर कोई हैरान होता है क्योंकि उन्होंने पहली बार लेजेंडरी स्वॉर्ड देखी थी। शिनियो काफी जोर से हंसते हुए कहता है तो ये फाइट अब आखिरी चरण पे पहुंच चुकी है। वो भी अपनी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जब वो फिगरो से फाइट करने के लिए तैयार होता है, दोनों अब एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिगरो जो होता है वो समझ चुका था कि इसके अटैक को डॉज करते वो अपने हाथ को गवा बैठता है। वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक तो करता है बट उसकी छाती के आर पार शिनियो का एक हाथ हो जाता है। ये देख के हर किसी को लग रहा होता है कि फिगरो इस बार हारा जाएगा क्योंकि उसकी स्वॉर्ड से अभी तक वो अटैक नहीं कर पाया था। पर शू को पता था कि फिगरो ही जीतेगा क्योंकि फिगरो के पास में जो एक एम्ब्रियो है वो हार्ट की शेप का है और वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसा ही होता है। फिगरो वापस से जाग चुका था। वो अपनी स्वॉर्ड से शिनियो को बीच में से काट के रख देता है। शिनियो की बॉडी अब 2 हिस्सों में कट जाती है। आसपास के लोग ये देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फिगरो जीत चुका है। शू को ये बात पहले से ही पता थी पर वहां पे फ्लेमिंसो आ जाता है। फ्लेमिंसो बैरियर के ऊपर चल रहा था। वो अपने ऊपर से नकाब हटाता है। वो डॉक्टर फ्रैंकलिन होता है। डॉक्टर फ्रैंकलिन को देख के सभी लोग हैरान होते कि आखिरकार वो वहां पे कर क्या रहा है। डॉक्टर फ्रैंकलिन जो है वो एक दूसरे एम्पायर से यहाँ पे आए हुए होते हैं इन लोगों को हर किसी को मारने के लिए। वो कहता है कि अब तुम मेरा स्वागत करो, मैं तुम सभी को खत्म करके रख दूंगा। सभी लोग उस पर अटैक तो करते हैं बट उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता है। फ्रैंकलिन जो होता है अपने एम्ब्रियो को अपने पास बुलाता है और एक चिड़िया के अंदर से एक प्रिंसेस बाहर आती है। उस प्रिंसेस को वो अपने हाथ में लेते हुए कहता है एलिजाबेथ को जो कोई भी मारेगा वो एम्पायर का दुश्मन बन जाएगा, तो क्यों ना तुम मुझ पे वापस से अटैक करो तो तुम्हारी प्रिंसेस मारी जाएगी। ये देखने के बाद में हर कोई हैरान था कि अब ये क्या करने वाला है। तभी मैरी को याद आता है कि कुछ समय पहले जब वो एरिना की टिकट ले रही थी तो एक गलियारे के अंदर वो एक छोटी सी बच्ची को देखती है जिसे कि कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। जब वो उस बच्ची को बचाने जाती है तब वो उन लोगों से घिर चुकी हुई होती है। उन गुंडों को वो काफी जोरों से पीट देती है और बच्ची को बड़ी ही मुश्किल से बचाती है। बच्ची जो कि एलिजाबेथ प्रिंसेस होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। बट कुछ नाइट आ जाते हैं जिससे कि लग रहा था कि मैरी उसे
किडनैप करके लेके जा रही है। नाइट उनके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए एलिजाबेथ मैरी को वहां से लेके भागने लग जाती है जिससे कि वो मैरी को बचा सके। मैरी के साथ में वो कुछ टाइम स्पेंड भी करती है और उसे काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। मैरी को वो सारी चीजें बता देती है कि वो क्यों उन लोगों से भागी थी, क्योंकि वो एक प्रिंसेस है और उसे लोग जीने नहीं देते हैं, हमेशा उसका बिजी शेड्यूल रहता है। इसी वजह से वो यहाँ पे थोड़ा फन करने के लिए आई हुई है। वो एलिजाबेथ को साथ में काफी ज्यादा खुश होती है। मैरी भी, मैरी को वो एलिजाबेथ शुक्रिया अदा करती है कि उसके साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड कर पाई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे मैरी यही सोच रही होती है कि अगर एलिजाबेथ के साथ वो और टाइम स्पेंड करती तो डॉक्टर फ्रैंकलिन के पास में अभी एलिजाबेथ नहीं होती, ये इसमें उसी की ही गलती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकलिन के ऊपर एक भी अटैक काम नहीं कर रहा था। एक आदमी जिसने कि उसके ऊपर अटैक किया था वो उसके ऊपर स्लाइम से फेंक देता है और उसे एशेस में कन्वर्ट कर देता है। स्लाइम के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था, कोई भी उसके ऊपर अटैक कर ले वो स्लाइम वापस से रीजनरेट हो जा रहा था। उसी दौरान वो स्लाइम्स को वहां पे छोड़ देता और कहता है अब सारी स्लाइम्स तुम लोगों को खत्म कर देगी, तुम अब कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब जैसे ही वो लोग सभी हॉल के अंदर जाते हैं वहां पे एक होलोग्राम आता है। डॉक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं कि मैंने इस पूरे स्टेडियम को एक डोमेन के अंदर बंद कर दिया है, अगर तुम डोमेन के ऊपर अटैक करते हो तो एक मॉन्स्टर सिटी के अंदर आ जाएगा। अगर तुम इस डोमेन को एक ही अटैक में तोड़ने में कामयाब हो पाते हो तब एक पूरे मॉन्स्टर की एक पूरी सेना इस सिटी के ऊपर अटैक कर देगी, इसे बर्बाद कर देगी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सिटी के बाहर के लोगों को अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि डॉक्टर फ्रैंकलिन एक मॉन्स्टर के ऊपर होते हैं। एलिजाबेथ उससे पूछते कि आखिरकार वो ये सब यहाँ पे ही क्यों कर रहा है, जिसके ऊपर डॉक्टर फ्रैंकलिन बताते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ऐसे ताकतवर प्लेयर जो कि एक पूरे किंगडम को हराने की ताकत रखते हैं, अगर वो वहां पे आए हैं तो क्यों ना हम उन्हें हरा के इस पूरे किंगडम को ही हरा दे। इस प्रकार से हम पीस को स्थापित कर पाएंगे इस पूरे दुनिया के अंदर। ये बात सुनते ही एलिजाबेथ हैरान होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं मास्टर ने जैसे बताया था हम वैसा ही कर रहे हैं, ये मिशन इस बार कामयाब होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम इन सभी लोगों को हरा के रहेंगे और शांति को स्थापित करके रहेंगे। दूसरी तरफ शू जो होता है वो बैरियर के पास में आता है रेजी को लेके। रेजी बाहर जाने की कोशिश करता है, वो बाहर जा पा रहा होता है। शू को पता चल जाता है इस स्टेडियम के अंदर 50 लेवल की एंट्री पास होती है, हर कोई जो भी 50 लेवल का है या उससे ऊपर है वही एंट्री कर पाएगा। बट फाइटिंग एरिना में एक फाइट चल रही थी इसलिए उससे कम लेवल के प्लेयर भी आ सकते थे। वो इस बार रेजी को बाहर जाने के लिए कहता है और सभी लोगों को बचाने की बात करता है। जितने भी लोग हैं जो कि यहाँ पे कैद है जिनका की लेवल 50 से कम है वो सभी लोग अब बाहर जाएंगे। इसी के साथ पार्ट 1 यही एंड होता है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर